जिंदगी में उतार चढ़ाव आती रहेंगी, कभी खुशियाँ तो कभी गम मुस्कुराती रहेंगी। हिम्मत मत हारना ऐ मंजिल के मुसाफिर, क्योंकि हिम्मत ही सब रंग लाती रहेंगी, क्योंकि हिम्मत ही सब रंग लाती रहेंगी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी नंबर 1 में। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है स्टडी नंबर 1 के यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि हम लोग आज सिंधु घाटी सभ्यता से वीडियो लेकर आ चुके हैं और आप सभी का बहुत डिमांड था और बहुत अच्छे से स्नेह प्यार दे रहे हैं कमेंट के माध्यम से। तो यदि आप वीडियो को देख रहे हैं तो एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों जैसा कि हमने प्राचीन हिस्ट्री में एक वीडियो हमने बेसिक हिस्ट्री के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में डाला था और हमारा ये दूसरा वीडियो है जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड है। और सिंधु घाटी सभ्यता से जो मेन पॉइंट है, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किस प्रकार से होती है, सब पूरी डिटेल से चर्चा करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर देखेंगे काल कौन कौन से समय में खोज हुई थी, और यहाँ पर नामकरण है, और उद्भव में आप विदेशी मत स्थानीय मत देख सकते हैं, और विशेषता। उसके बाद में विस्तार है, और विस्तार के बाद में आप देखेंगे किस प्रकार से पतन होता है। तो वो अगले वीडियो में देखने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों आप हो जाइए तैयार और चलते हैं। आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता की ओर चलते हैं। और यदि आप वीडियो पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे नए नए अपडेट्स, नए नए वीडियो हिस्ट्री के हो गया, पॉलिटी के, जियोग्राफी के, वर्ल्ड जियोग्राफी के, वर्ल्ड हिस्ट्री के, चाहे जो कुछ भी वीडियो हो आप तक पहुंचता है। और आपको मालूम ही होगा हमारे प्लेलिस्ट में जाकर एक बार जाइएगा तो आने का तो मन ही नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पर आपको जो कुछ भी पढ़ना होगा सब कुछ मिलेगा। जैसे कि वो हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया, वर्ल्ड हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, वर्ल्ड जियोग्राफी, जो कुछ भी है सब प्लेलिस्ट में है, पड़ा हुआ है, आपका इंतज़ार कर रहा है। तो आप जाइए, जल्द से जल्द सब कुछ देखने का प्रयास कीजिएगा। तो दोस्तों कैसे हो आप सब बता दीजिएगा एक बार फिर से कमेंट बॉक्स में करके। और पढ़ाई लिखाई तो अच्छी चल ही रही होगी, हमें विश्वास है। और ये क्लास आप लोग जानते हैं कि दिल्ली पुलिस हो गया, ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी हो गया, डीआरडीओ हो गया, और एसएससी हो गया, चाहे जो कुछ भी जहाँ भी आप देखेंगे जीके जीएस का पोर्शन हो, वहाँ पे एकदम झकास पूरे क्वेश्चन को लेकर के समेट करके आएगा और आपको चेहरे पे एक मुस्कुराहट से उत्पन्न हो जाएगी। तो दोस्तों आज चालू करते हैं आज का हमारा पहला वीडियो, जो सेकेंड वीडियो है, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड। हाँ, यहाँ से भी 2-3-4 वीडियो और प्रोवाइड किए जाएंगे जो कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो दोस्तों देखते हैं यहाँ पर हमारा क्या है। सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में हम लोग क्या देखेंगे, खोज किस प्रकार से होती है। तो खोज में यदि हम सबसे पहले बात करें तो 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन, आप इनका नाम सुने होंगे, चार्ल्स मैसन ने नैरेटिव ऑफ जर्नीज में बुक एक निकाली थी। और उस पत्रिका, शुद्ध पत्रिका था, उस पत्रिका में एक थोड़ा सा देख लेते हैं। हाँ, नैरेटिव ऑफ जर्नीज पुस्तक में बताया था किस प्रकार से खोज हुई सिंधु घाटी से बता के। थोड़ा सा यहाँ से एक बेसिक स्ट्रक्चर हम बता देते हैं। थोड़ी सी ऊपर बारिश होने लगी इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। सब कुछ सही है सेटअप, चलिए अच्छा। तो देखिए जो चार्ल्स मैसन ने एक रेलवे पटरी बिछाई थी, जो कि कराची और लाहौर के बीच में एक रेल की पटरी बिछाई थी। और इस रेल की पटरी में बगल में खुदाई किया। तो खुदाई करने के बाद में क्या मिला, ईंट के कुछ ढेर मिले, जो कि ईंट पहले पुराने ज़माने में महल के थे, या फिर कह सकते हैं एक पूरी सभ्यता थी। उस प्रकार से ईंटों का निर्माण हुआ और वहाँ से ईंटें ले जा कर यहाँ पर क्या किए, इसको बिछाना प्रारंभ कर दिए। इस प्रकार से जेम्स बर्टन बंधु और विलियम बर्टन, ये तीनों का कार्य इसी में समाप्त हो जाता है। यानी कि चार्ल्स मैसन जो हैं इसको खुदाई करते हैं और पूरा एक प्रकार से जो रेल की पटरी होती है उसमें ईंट को लगा देते हैं। लेकिन लगाने के बाद में वो इतना तक नहीं मालूम कर पाते हैं ये जो हमारी ईंट है, ये जो सभ्यता है, इसके विषय में डिटेल से चर्चा नहीं कर पाते हैं। उसी के बाद में हम लोग देखेंगे कि बर्टन बंधु और जेम्स बर्टन खुदाई किए और देखे कुछ, लेकिन कुछ इनको भी नहीं मिला। अलेक्जेंडर कर्निंघम जो कि 1853 से लेकर के 1856 ईस्वी के बीच में आते हैं। और हाँ, इनका भी कार्यकाल
1856 कार्यकाल कर रहे हैं। ये जो खुदाई किए थे तो 1856 ईस्वी में इनका भी खुदाई का समय था और 1853 से लेकर के 1856 ईस्वी के बीच में अलेक्जेंडर कर्निंघम ने भी इस शोधकर्ता को यानी कि पूरे शोध किए, लेकिन कुछ ज़्यादा कुछ हाथ नहीं मिला। फिर उसके बाद में आते हैं जॉन मार्शल, जो कि एक खगोल पुरातात्विक विभाग के जनक थे, यानी कि कह सकते हैं पूरा खगोल पुरातात्विक विभाग के हेड थे, जिनका नाम था जॉन मार्शल। अब इन्होंने जॉन मार्शल ने 1921 ईस्वी में खुदाई का आदेश दिया। अब खुदाई करने वाले दो लोग थे, एक तो दयाराम साहनी थे और राखलदास बनर्जी थे। यदि आप पूछ दिया जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का श्रेय और खुदाई का श्रेय किसे दिया जाता है तो जॉन मार्शल को, खुदाई का श्रेय जॉन मार्शल को दिया जाता है। यदि लेकिन खुदाई करने वाले व्यक्ति का नाम पूछे, दयाराम साहनी हैं और राखलदास बनर्जी हैं। तो दयाराम साहनी से और राखलदास बनर्जी से दो क्वेश्चन पूछता है। दयाराम साहनी जी ने किसका खोज किए थे, यानी किसका खनन किए थे, तो हड़प्पा सभ्यता का, हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किए थे, तो दयाराम साहनी जी ने। और यदि बात करें राखलदास बनर्जी, तो राखलदास बनर्जी कौन, मोहन जोदाड़ो। कभी कभी मोहन जोदड़ो लिखा जाता है, लेकिन यदि इसका शुद्ध देखें तो मोहन जोदाड़ो इनका शुद्ध होता है। तो मोहन जोदाड़ो का खोज खनन किसने किया, तो राखलदास बनर्जी ने और दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता का। अब इसके बाद में हम लोग चलते हैं कौन से काल, इनका काल कौन से, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का काल कब से माना जाता है। इसमें कुछ वैज्ञानिक अलग अलग मत देते हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे कौन सा मत सफिशिएंट है, कौन सा मत अच्छा है और कौन सा मत कुछ गलत है। तो इसमें हम जो लोग देखेंगे कि जो जॉन मार्शल हैं, यही जॉन मार्शल जो यहाँ पे हैं खुदाई करने वाले हैं, वही जॉन मार्शल ने 3250 ईस्वी से लेकर के 1750 ईस्वी तक अपना मत दिए कि 3250 ईस्वी से लेकर के 1750 ईस्वी तक सिंधु घाटी सभ्यता विकसित रही। लेकिन यदि बात करें हम C14 की, तो C14 एक अवशेष जो होता है, जैसे कि अवशेषों की आयु निर्धारित करने के लिए कार्बन 14 का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रयोग से D.P. अग्रवाल जी ने बताया कि 2300 से लेकर के 1750 ईस्वी तक सिंधु घाटी सभ्यता का प्रचलन या कह सकते हैं सभ्यता चली थी। लेकिन यदि हम NCERT की बात करें तो NCERT में दिया गया है, NCERT या कह सकते हैं या लुसेंट भी कह सकते हैं, दोनों में दिया है 2500 ईस्वी से लेकर के 1750 ईस्वी, 2500 से लेकर के 1750 ईस्वी। तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, इसको आप देखने का प्रयास कीजिएगा। उसके बाद हम चलते हैं नामकरण, जैसे कि अब यहाँ पड़ गया सिंधु घाटी सभ्यता नामकरण किस प्रकार से पड़ता है उसके विषय में हम लोग चर्चा करते हैं। थोड़ी सी बाहर ऊपर बारिश हो रही है, इसलिए यदि साउंड में कुछ प्रॉब्लम हो तो उसके लिए क्षमा करना। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता जो है, सिंधु घाटी सभ्यता क्यों नाम पड़ा, क्योंकि सिंधु नदी के किनारे की यह सभ्यता थी। जैसे सिंधु नदी है जिस प्रकार से, उसके पटरी पे जा कर सकते हैं, करीब में आसपास में यह सभ्यता देखने को मिलती है। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता इसका नाम पड़ गया। लेकिन आगे चल के कुछ लोग देखें यह सिंधु नदी पर भी है और सरस्वती नदी पर है, तो इसलिए इनका नाम सिंधु सरस्वती नदी घाटी सभ्यता दे दिए। लेकिन यह नाम हालांकि उतना प्रचलित नहीं हुआ, लेकिन इसका नाम एक और भी है, इसको याद रखिएगा कि सिंधु सरस्वती सभ्यता। फिर उसके बाद में हम लोग देखते हैं हड़प्पा सभ्यता क्या है। जैसे कि एक पुरातत्व खनिज या कह सकते हैं नामकरण में क्या होता है, यदि कोई नामकरण में दिक्कत हो रही हो तो वह उसी नाम के आधार पर, उसी खनन के नाम के आधार पर दिया जाएगा जिस स्थल पर सबसे पहले खनन हुआ हो। यानी कि हड़प्पा सबसे पहले खनन हुआ है, इसलिए उसको हड़प्पा घाटी सभ्यता का नाम दे दिया गया है। तो यहाँ से इस प्रकार से इसको देखने का प्रयास करेंगे। अब चलते हैं उद्भव की ओर से। उद्भव यानी कि कहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग उत्पन्न हुए, कहाँ से आए भारत में, किस प्रकार से सिंधु नदी की घाटी के किनारे बैठे बसे। इस प्रकार से यदि हम चर्चा करेंगे तो सबसे पहले विदेशी मत में आते हैं। विदेशी मत कौन कौन से हैं और स्वदेशी मत कौन कौन से हैं। तो यदि हम विदेशी मत में देखेंगे तो जो सुमेरियन की सभ्यता है, सुमेरियन की सभ्यता क्या होती है, देखिए ये जो हमारी भारत है ना,
इस प्रकार से ना। अब यहाँ क्या है, सिंधु नदी घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता। अब यहीं पे क्या है, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता है। क्या है, मेसोपोटामिया की सभ्यता। अब इसी में एक है सुमेरियन की सभ्यता, सुमेरियन की सभ्यता है ना, सुमेरियन की सभ्यता है। अब इसी सुमेरियन की सभ्यता में क्या है, इसी सुमेरियन की सभ्यता को वो मार्शल व्हीलर चाइल्ड डी कौशाम्बी ये मानते हैं कि ये जो सुमेरियन की सभ्यता यानी कि जो यहाँ के लोग हैं, यही लोग यहाँ पर आकर के विकसित हुए और यही सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से जाने गए। लेकिन यदि हम बात करें स्वदेशी मत, हम लोग भी कुछ तो मत देंगे, स्वदेशी लोग भी क्या करेंगे, बैठे बैठे वो कुछ भी मत देंगे, तो वो अपने भारत के ही मानने वाले हैं। तो वो क्या कहते हैं, स्थानीय मत। और स्थानीय मत क्या कहते हैं, जैसे कि सुमेरियन सभ्यता के लोग जैसे मार्शल व्हीलर चाइल्ड डी कौशाम्बी ये सब कहते हैं कि जिस प्रकार से यहाँ के सुमेरियन की सभ्यता के महले हैं, नक्काशी जिस प्रकार से है, उसी प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता के महलों की नक्काशी है। जिस प्रकार की यहाँ की मोहरें पाई जाती हैं, उसी प्रकार की यहाँ की मोहरें पाई जाती हैं। लेकिन स्वदेशी मत वाले कहते हैं कि नहीं, महल तो उस प्रकार से पाई जाती हैं, लेकिन नहरें जो हैं, सड़कें हैं, जो गलियारे जो हैं, वह भिन्न भिन्न प्रकार से पाई जाती हैं। और मोहरें जो हैं, मोहरे की नक्काशी भिन्न प्रकार से पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से भी हम बात करें कि राखलदास बनर्जी ने, यही राखलदास बनर्जी जो कि यहाँ पर हैं, राखलदास बनर्जी ने, तो राखलदास बनर्जी ने मानते हैं कि जो द्रविड़ हैं, द्रविड़ ने ही सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव है, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में आकर के बसी हैं। फिर आगे हम बात करें आर्य जो TN रामचंद्र और लक्ष्मण स्वरूप पुसालकर जी, तो इन्होंने बताते हैं कि जो हमारे आर्य थे वहीं आकर के सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में विकसित हुए। लेकिन यह बात हद तक सही नहीं मानी जाती है। क्यों नहीं मानी जाती है, क्योंकि यदि हम मान लेते हैं कि आर्य जो थे, आर्य यदि सिंधु घाटी सभ्यता में आकर बसे, उनको महलों का ज्ञान था, सब कुछ का ज्ञान था, लेकिन हम वैदिक सभ्यता में देखें तो इन्होंने झोपड़ियों में आना क्यों प्रारंभ कर दिया। तो इस प्रकार से बहुत से क्या कर सकते हैं, कन्फ्यूजन है। तो इस प्रकार से जो आर्य का माना जाता है भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के लिए, तो यह उतना सफिशियंट नहीं है। अब देखिए यहाँ से चलते हैं आगे विशेषता की ओर। तो विशेषता क्या है, किस प्रकार से नगरीय सभ्यता है, किस प्रकार से व्यापारिक सभ्यता है। तो यहाँ पे देखेंगे नगरीय सभ्यता। तो नगरीय सभ्यता का मतलब है जो सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग थे वह नगर बनाकर छोटे छोटे नगरों के रूप में रहा करते थे। अब जब छोटे छोटे नगरों के रूप में रहा करते थे तो उसे क्या नाम दे दिया गया, नगरीय सभ्यता दे दिया गया। अब सुमेरियन सभ्यता, अब वही बात यहाँ पर आ गई कि जो यहाँ के सुमेरियन सभ्यता थे, अब कुछ लोग कहते हैं इन्हें सुमेरियन सभ्यता के थे, यानी कि सुमेरियन के लोग आकर के सिंधु घाटी सभ्यता में बैठे बसे, तो इसलिए सुमेरियन सभ्यता भी कुछ लोग कहते हैं। तो यहाँ पर सुमेरियन सभ्यता दिया गया है। अब फिर क्या है, आद्य ऐतिहासिक। आद्य ऐतिहासिक मतलब कि ऐतिहासिक एक होता है, एक होता है आद्य ऐतिहासिक, सॉरी एक आद्य ऐतिहासिक होता है, एक प्रागैतिहासिक होता है। देखिए कन्फ्यूजन हो गया, प्रागैतिहासिक, ऐतिहासिक नहीं, आद्य ऐतिहासिक फिर ऐतिहासिक, इस प्रकार से चलता है। तो प्रागैतिहासिक में क्या होता है, पुरातत्व मिले और लिखित प्रमाण नहीं मिले, पुरातत्व प्रमाण से प्रागैतिहासिक काल माना जाता है। फिर आद्य ऐतिहासिक काल में क्या होता है, लिखित साक्ष्य मिले हैं लेकिन पुरातात्विक साक्ष्य भी मिले हैं, सॉरी लिखित साक्ष्य मिले हैं लेकिन उसको पढ़ा नहीं गया है, तो वही आद्य ऐतिहासिक काल में आ गया। अब शांति प्रिय सभ्यता। शांति प्रिय सभ्यता से तात्पर्य है कि यदि हम पूरी सभ्यता यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता देख लें तो सिंधु घाटी सभ्यता में कहीं औजार के अवशेष नहीं मिले हैं, तो इसलिए अंदाज़ा लगाया जाता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वह एक प्रकार से शांति प्रिय सभ्यता थी। और फिर क्या, व्यापार प्रधानता। व्यापार प्रधानता में क्या है कि व्यापार प्रधानता, इसके पहले हम लोग देखते हैं कि जो कुछ भी है उसमें क्या है, कृषि प्रधान देश है, लेकिन इसमें यदि देखेंगे तो व्यापार प्रधान नगर है, यानी कि इसमें व्यापार मुख्य आधार है। व्यापार खाने या पीने रहने का मुख्य आधार क्या है, व्यापार है। फिर उसके बाद में विस्तृत सभ्यता। विस्तृत सभ्यता के बारे में हम बात करेंगे कि किस प्रकार से यहाँ सभ्यता विस्तृत होती है, कहाँ कहाँ से इसका विस्तार होता है, बहुत त्रिकोणीय विस्तार होता है। तो इसके विषय में हम लोग चर्चा करने से पहले अब थोड़ा सा इसको डिलीट करते हैं, क्योंकि अब विस्तार देखेंगे किस प्रकार से इसका विस्तार है, कहाँ से लेकर कहाँ तक इसका विस्तार है। थोड़ा सा वीडियो को रोक रहा हूँ, फिर इसको साफ करने का प्रयास करता हूँ। तो चलिए यहाँ पर हम लोग चलते हैं
सिंधु घाटी सभ्यता के जो विस्तार हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। बट उसके आगे चलने से पहले एक टूटी फूटी भारत का मैप बनाना चाहता हूँ, जो कि आपको देखने में शायद अच्छा लगे या बुरा लगे। देखिए, यह कैसे बनता है। इस प्रकार से कुछ हमारा मैप है। अब देखिए, मैप के बनाने के बाद में हम लोग बनाते हैं क्या, हाँ, एक देखिए, सबसे यदि हम बात करें उत्तर बिंदु को हम बात करें विस्तार में, तो सबसे पहले यदि हम उत्तर तक देखें तो उत्तर एक स्थान है कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में बांदा जिला। अब यहाँ पर हम लोग, अब एक यहाँ पर है क्या, दाइमाबाद, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, सॉरी आलमगीर। यदि हम नीचे की बात करें, यहाँ नीचे की, तो नीचे क्या है, गोदावरी और नदी के तट पर एक दाइमाबाद। और इधर देखें तो इधर बलूचिस्तान साइड में देखेंगे तो एक बलूचिस्तान साइड में सुतका गेडोर। तो हमारी जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार जो है उत्तर में यदि देखें तो उत्तर में जम्मू और कश्मीर के बांदा जिले में, और यदि सबसे पूर्वोत्तर राज्य में करें तो आलमगीर, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। दक्षिणतम की बात करें तो दाइमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। फिर यदि पश्चिम की बात करें तो सुतका गेडोर, जो कि बलूचिस्तान में पड़ता है, बलूचिस्तान में। अब देखिए क्या है, अब थोड़ा सा नदी के बारे में हम लोग चर्चा कर देते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग इस प्रकार से बना देते हैं कि यह एक त्रिकोणीय सभ्यता थी। अब देखिए, अब नदी की ओर चलते हैं, कौन कौन सी नदी कहाँ पे नदी मिलती है। तो यहाँ पे जो सुतका गेडोर है, यहाँ पे एक नदी है दास नदी। क्या नदी है, दास का नदी तक यहाँ फैला हुआ है। और यहाँ दाइमाबाद की बात करें तो यहाँ गोदावरी नदी। आलमगीर यहाँ उत्तर प्रदेश में बात करें तो हिंडन। यहाँ बांदा यदि बात करें तो चिनाव। इस प्रकार से है। तो आप लोग को मालूम हो गया होगा कि किस प्रकार से इसकी विस्तार है। और यदि हम विस्तार में यदि हम देखें कि इसका जो पूरा विस्तार है कितने वर्ग किलोमीटर है, तो आप लोग को मालूम होगा 13 लाख वर्ग किलोमीटर। 13 लाख वर्ग किलोमीटर। और यदि यहाँ से यहाँ तक यदि हम लंबाई नापें, यहाँ से कहाँ से, सुतका गेडोर से लेकर के आलमगीर के बीच की यदि हम लंबाई नापें तो यहाँ कितना है, 1600 किलोमीटर। और यदि ऊपर से नीचे तक का नापें, उत्तर से दक्षिण की लंबाई, तो 1400 किलोमीटर। इस प्रकार से है। अब क्या है, अब देखिए थोड़ा सा एक बेसिक पॉइंट की ओर चर्चा करते हैं कि यदि हम लोग बात करें कि जो भारत में कितनी सभ्यताएं खोजी गई, कितने स्थल खोजे गए, तो भारत में 900 स्थल खोजे गए। 900 स्थल क्या करे गए, भारत में खोजे गए। भारत में कितने, 900 पुरातत्व खोजे गए। अब यदि बात करें पाकिस्तान में तो पाकिस्तान में कितने, 500 के कुछ करीब 598 है। क्या, 598 पुरातत्व स्थल है ना, पुरातत्व स्थल। अब देखिए अफगानिस्तान में यदि बात करें तो अफगानिस्तान में मात्र 2 ही पुरातत्व स्थल खोज गए हैं। तो इस प्रकार से हमारा कुछ बेसिक से जानकारी मिलती है, और उम्मीद करूंगा कि यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। थोड़ी सी बारिश की प्रॉब्लम हो गई, इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। तो दोस्तों, इसमें देख लीजिएगा क्या क्या पढ़ने को मिलता है। बहुत कुछ पढ़ने को मिलता है। यदि आपको एक बार में नहीं समझ आया होगा तो दूसरी बार वीडियो को कवर करके देख लीजिएगा, 2 के स्पीड में करके। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। लेकिन आपसे बोलना चाहूँगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा।
सेहत तो आपकी इच्छा है, करेंगे तो करेंगे, नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया करने के लिए, नया सीखने के लिए। तब तक के लिए थैंक यू ऑल द बेस्ट।